हमारे सारे कार्य एक साथ पूर्ण नहीं होते हैं। हम लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली पौधे को कितना भी सींच ले उसमें तब तक फल नहीं आएंगे जब तक उसकी ऋतु नहीं आती। माली को धैर्य रखना होता है। तो सिविल सेवक आकांक्षियों, आप सभी को भी धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। तो आइए इसी जीवन पाठ के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस समसामयिक घटना के विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कौन से खबर हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं और वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा से पारित हो गया है। दूसरा है विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है गन्ने का FRP। चौथा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमने वादा करके आया था, हमने यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा ग्लासगो में, उसको मंजूरी दे दी है। आगे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बर्मिंघम है, वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो रहा है। तो वहाँ भारत ने कितने पदक जीते हैं तो उसको भी लेकर हम लोग बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये है मारिया शारापोवा की। मारिया शारापोवा चेहरा छुपा रही हैं। क्यों छुपा रही हैं? क्योंकि वर्ष 2016 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको 6-7 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। अब क्या करें, निर्लज की अवस्था में ये अपना चेहरा छुपाने को बाध्य हो जा रही हैं। तो आइए देखते हैं ये जो विधेयक लाया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा से पारित हुआ है। तो इसके उद्देश्य क्या है? यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो गया है, अब राज्यसभा में भी पारित हो गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। सदन में कोई हंगामा नहीं हुआ इस विषय को लेके। अब बस राज्यपाल की अनुमति बाकी है, उनका हस्ताक्षर हो जाता है तो यह विधेयक से कानून बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है खेल प्रतियोगिताओं में होने वाली डोपिंग गतिविधि को रोकना है। नाम ही है डोपिंग रोधी। जब कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करता है तो यह चीटिंग के अंतर्गत आता है और यह एक अनुचित प्रथा है और यह बड़े पैमाने पर होता है। एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अनुसार वर्ष 2011 के ओलंपिक में लगभग 40 से 45% खिलाड़ी डोपिंग कर खेल खेल रहे थे। बड़ी समस्या है। तो भारत ने भी अपने देश में जो डोपिंग गतिविधि होती है उसको रोकने के लिए कानून बनाने वाला है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून प्रभाव में आ जाएगा। तो इसका क्या है? तो पहला ही है देश में डोपिंग निषेध एवं डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए और खेल कूद में सत्य निष्ठा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसके 2 उद्देश्य हैं। ये काम कैसे होगा? यह काम कैसे होगा? तो इस काम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नाडा बनाया हुआ है। नाडा क्या है तो देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर N फॉर है नेशनल, N फॉर है नेशनल, A फॉर है एंटी और D फॉर है डोपिंग और A फॉर है एजेंसी। तो हम लोगों ने एजेंसी को बनाया हुआ है। यह एजेंसी बहुत पहले आ गई थी, लेकिन इस एजेंसी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। चूंकि अगर किसी एजेंसी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है तो वो प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। तो इस कानून के जरिए इस नाडा को कानूनी मान्यता मिल जाएगी और यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। इसके जैसे ही हम लोगों को अन्य जो संस्थाएं हैं डोपिंग के लिए उनको भी मजबूत करना है, उनकी क्षमता में वृद्धि करना है। अभी मानिए कोई खिलाड़ी आता है डोपिंग कर कोई दवाई लेकर जो उसको दौड़ने में सहायता करेगा, तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके तो अधिकार का हनन हो गया ना।
क्यों? क्योंकि उनके साथ चीटिंग हुई है। तो ये दूसरे खिलाड़ियों के अधिकारों को रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। और देश भर में एक तो नाडा को कानूनी मान्यता मिल गई है, दूसरी बात देश भर में नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। किसकी? तो एनडीटीएल की तो राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा जांच होंगे और जो डोपिंग की गतिविधि रुकेगी, जो इसके उद्देश्यों को पूरा करेगा। आगे क्या है? इसके लिए स्वतंत्र व्यवस्था करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि यह एक संगठित अपराध के जरिए है और अगर इसको रोकना है तो आपको भी संगठित होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय होगा तो आप मुझे बताइएगा। आगे देख लेते हैं, डोपिंग रोधी से संबंधित शैक्षणिक अनुसंधान, विज्ञान और विनिर्माण के लिए अवसर प्रदान करना। भाई अगर डोपिंग को खत्म करना है तो हमें वहाँ शोध अनुसंधान की जरूरत पड़ेगी कि डोपिंग कौन से खिलाड़ी करते हैं, कहाँ से वे दवाइयाँ आ रही हैं, कब उनको मिल रही हैं, कहाँ कंपनी स्थापित है। तो अनेक प्रकार के अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। कैसे इसको रोक सकते हैं, कौन सा हिरार्की सिस्टम हम लोग को चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करना और खेल प्रतियोगिताओं में सत्य निष्ठा का उच्चतम मानक सुनिश्चित करना। कैसे करेगा? तो नाडा को कानूनी दर्जा दिया गया है, एनडीटीएल की स्थापना की जाएगी, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, संस्थाओं की क्षमता का विकास किया जाएगा, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जाएगी, इस विषय पर अनुसंधान किए जाएंगे। तो जैसे हमारे देश में नाडा है, वैसे ही विश्व स्तर में डोपिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वाडा है। वाडा का मतलब क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तो किसके प्रयास से हुई थी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रयास से इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका काम क्या है? विश्व स्तर पर होने वाले डोपिंग गतिविधियों को रोकना, रोकथाम इसका कार्य है। इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग में पाया जाता है तो उसको बैन करने का, सस्पेंड करने का कार्य करता है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर हम लोग। अगला स्लाइड आप देख रहे हैं, मारापोवा। वहां तो चेहरा छुपा रही थी, यहाँ देखिए, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है मारिया शारापोवा, बहुत ही ज़्यादा। आगे देख रहे होंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग खेल में धोखाधड़ी के एक तरीके के रूप में एथलेटिक प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रतिबंधित एथलेटिक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग है। डोपिंग क्या है? यहाँ ये भी तो आपको जानना चाहिए। डोपिंग का मतलब है आप ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो आपको उस खेल में मदद करती है, लेकिन यह स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है, इसीलिए इसको दूर करना चाहिए। आगे आप पढ़ लेंगे इसको। और यह अभी जब ये कानून बन जाएगा, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, तो भारत पूरे विश्व में चुनिंदा ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास डोपिंग को रोकने के लिए एक विशेष कानून है। यह कानून हमारी और मदद करेगा। जो खेल के आयोजन होते हैं, इसकी अनुपस्थिति में जो ऑर्गेनाइजेशन आयोजन करता है वो भारत को प्रीफर नहीं करते थे, लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो भारत उनकी प्राथमिक सूची में रहेगा। और जब जानते हैं खेल होता है तो आर्थिक विकास भी होता है, कई प्रकार की गतिविधियां संपादित की जाती हैं। दूसरा आप देख रहे हैं तो राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई है। क्या योजना का नाम क्या है? तो आप देख रहे होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, श्योर। क्या है योजना का नाम? श्योर। ये जो SERB देख रहे हैं, ये जो SRB का मतलब है साइंटिफिक
एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो इस योजना को लागू करेगा। तो योजना का नाम है श्योर, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। एस फॉर है स्टेट, यू फॉर है यूनिवर्सिटी, आर फॉर है रिसर्च और ई फॉर है एक्सीलेंस। इसको लागू कौन कर रहा है? तो ये SERB कर रहा है। ये देख रहे हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB किसके तहत काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है यह बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य को समझ लेते हैं किसका? तो श्योर का, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, जिसको लागू कर रहा है SERB। SERB क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। किसके तहत? SERB एक्ट 2008 के तहत। SERB एक्ट 2008। SERB का पूर्ण रूप यहाँ लिखा हुआ है। S फॉर साइंस है, E फॉर इंजीनियरिंग है, R फॉर रिसर्च है, B फॉर बोर्ड है। इसका ये जो SRB एक्ट बनाया गया 2008 में और 2009 में SRB की स्थापना की गई है। और यही जो अभी बोर्ड है यही श्योर योजना को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे निजी हो और चाहे शासकीय हो, और उन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो 100 पोषित महाविद्यालय हैं, उन सभी संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। साथियों, आज पूरे विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे अहम तत्व है किसी भी देश के विकास के लिए, लेकिन हमारे देश में ये बहुत ही दयनीय स्थिति पर है। निजी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ तो अनुसंधान छोड़िए, पढ़ाई तक नहीं होती, वो तो डिग्री बांटने की दुकान हो गए हैं। कुछ ही निजी संस्थान जो प्रोमिनेंट है वही अनुसंधान में लगे हैं। अधिकांश निजी संस्थान डिग्री बांटने के दुकान हो गए हैं। बच्चे तो महाविद्यालय आते ही नहीं हैं। अब रही बात शासकीय क्षेत्रों को, तो शासकीय क्षेत्रों से पैसा कहाँ से आएगा? बजट से आएगा। वो बजट का जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा तो DRDO और इसरो ले जाते हैं। जो बच जाता है वो कहाँ आता है? IIT वालों के पास, UGC वालों के पास। और जो संस्थान शासकीय हैं वहाँ भी डामाडोल स्थिति है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तो यह योजना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। साथियों, जब तक हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग हथियार को लेकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जब तक हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर के टेक्नोलॉजी का और हम लोग यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं हर टेक्नोलॉजी का। वन फिट्स साइज ऑल वाला जो हिसाब होता है वो बहुत ही गलत होता है। कोई उपकरण इजराइल में अच्छे तरीके से काम कर सकती है, वही उपकरण भारत में सही तरीके से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ अलग हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो ज़्यादातर गाँवों में स्थित हैं। 45% विश्वविद्यालय गाँवों में स्थित हैं। तो गाँवों के परिवेश को समझकर वो ज़मीनी तौर पर अनुसंधान कर सकते हैं और इस देश के व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसीलिए यह योजना लाई गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आने के चांसेस हैं इसके। आगे चलते हैं तो ये मंत्रिमंडल देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले साल ग्लासगो गए थे और उन्होंने ग्लासगो में कुछ वादा कर आए हैं ये, तो उसी वादे को अभी मंत्रिमंडल ने एक्सेप्ट कर लिया है। वर्ष 2015 में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, F फॉर फ्रेमवर्क, C फॉर कन्वेंशन, C फॉर क्लाइमेट एंड C फॉर चेंज। इसकी बैठक पेरिस में हुई और वहाँ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यह एग्रीमेंट वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनों पर रोक लगाता है और इसमें भारत इस एग्रीमेंट को सफल बनाने के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2015 में तय किए गए थे और उन लक्ष्यों को NDC कहा जाता है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो भारत ने 2015 में कुछ वादे किए थे
अभी जब प्रधानमंत्री पिछले साल 2021 में ग्लासगो गए तब उन्होंने उस जो वादे किए थे उसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। तो पुराने को देखने का अभी उचित नहीं है, हालांकि विश्लेषण में काम आएगा, लेकिन अगर अभी हम लोग नए को देखेंगे तो बेहतर है। तो आइए, वहाँ प्रधानमंत्री जब ग्लासगो में गए थे तो उन्होंने वहाँ पंचामृत का अवधारणा प्रस्तुत किया। तो पंचामृत क्या है? 5 अमृत। तो वो 5 लक्ष्यों को पंचामृत कह रहे हैं, 5 लक्ष्यों को वो पंचामृत कह रहे हैं जो भारत ने ग्लासगो में जाकर लक्ष्य तय किया है। तो उन 5 लक्ष्यों को इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो उस 5 लक्ष्य को आप अच्छे से जान लीजिए। तो पहला लक्ष्य क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। तो कहाँ घोषित हुआ था? तो COP26 में। इससे पूर्व कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं COP26 में प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का लक्ष्य वहां घोषणा कर वो आए हैं। पंचामृत यानी 5 अमृत। कौन कौन से हैं 5 अमृत? तो पहला आप देख रहे हैं कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। इसका मतलब यह है साथियों, यहाँ पर इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यह है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि 500 गीगावाट बिजली कहाँ से आएगी? तो गैर जीवाश्म ईंधनों से आएगी। अभी भारत में टोटल 402 गीगावाट का बिजली उत्पादन होता है, जिसमें से 58% हिस्सा जीवाश्म ईंधन से आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आंकड़ा 500 गीगावाट एक कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा। इस 500 गीगावाट को पाने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। दूसरा पंचामृत क्या है कि देखते हैं कि 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। यानी कि जितनी बिजली बनेगी 2030 तक भारत में, तो उसमें हम लोगों को 50% रखना पड़ेगा जीवाश्म ईंधन, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधनों से आए। तो गैर जीवाश्म ईंधनों से 2 लक्ष्य हो गया कि जितनी भी बिजली बनेगी 2030 तक उसका 50% आना चाहिए। कहाँ से? तो नवीकरणीय स्रोतों से। और 2030 तक ही 500 गीगावाट हम लोग को ले जाना है। अभी तो 402 गीगावाट है, लेकिन आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी। 2023 में हम लोग चीन की जनसंख्या को पार कर जाएंगे, ऐसा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने बताया है। तो बिजली की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ये 402 गीगावाट बढ़ता ही रहेगा। आगे देख रहे हैं तो भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये 1 बिलियन टन की कमी कैसे कर लेगा? पेड़ लगाकर, वनों का आवरण लेकर 1 बिलियन टन को कमी भारत यहाँ करेगा। क्योंकि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 जो सबसे अहम ग्रीन हाउस गैस है उसको अवशोषित करते हैं। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि 1 बिलियन टन कमी करेगा, क्योंकि वो 1 बिलियन टन को पेड़ पौधे उसको वापस ले लेंगे। चौथा क्या है ये देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझ नहीं आता है बच्चों को। वर्ष 2000 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर देगा। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कार्बन तीव्रता क्या है, कार्बन इंटेंसिटी क्या है। इसको हिंदी में कार्बन तीव्रता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ये होता है साथियों कि प्रति एकांक सकल घरेलू उत्पाद से उत्सर्जित CO2 की मात्रा, कि हमारे प्रति एकांक GDP से कितना CO2 निकलता है उसका हम लोग पूरा मात्रा निकाल लेंगे। और हम लोग को ध्यान में रखना है कि 2005 में जितना भी प्रति एकांक GDP से CO2 उत्पन्न होता था, मान लूं कि मैं 100,
मान लूं कि मैं क्या 100 होता था, अभी मैं यूनिट को ध्यान में नहीं रख रहा हूं, इसको विदाउट यूनिट समझने का प्रयास करते हैं। तो 2005 में प्रति एकांक जीडीपी से 100 CO2 का उत्सर्जन होता था, तो हम लोगों को यहाँ वर्ष 2030 तक इसको 45% कम करके केवल 55 कम करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कार्बन तीव्रता समझ में आई होगी। कार्बन तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक सकल घरेलू उत्पाद से उत्सर्जित CO2 की मात्रा। कितना कम करेंगे? 45%। तो कहां से कम करेंगे? वो स्तर क्या है? वह स्तर 2005 है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ आगे देखेंगे तो पांचवा लक्ष्य क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है जानकारी के लिए, वही चीज जो मैंने यहाँ अभी व्याख्या की। पांचवा लक्ष्य क्या है? यह तो कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। मैं तो रहूंगा नहीं 2070 तक, आप रहेंगे तो आप इस लक्ष्य को पाते हुए देखेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा, समय बताएगा। लेकिन नेट जीरो का मतलब क्या है? नेट जीरो का मतलब है साथियों कि जितना हम उत्पादन करेंगे उतना ही हम अवशोषित कर लेंगे। किसके जरिए? पेड़ पौधों के जरिए। वैसे नहीं कर सकते तो हम लोग उद्योगों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों को पहले कैप्चर करेंगे और कैप्चर करके उनको जमीन के अंदर डाल देंगे या कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि फिर से वह वायुमंडल में न जाए, और वायुमंडल में नहीं जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। कई बच्चे नेट जीरो का मतलब समझ लेते हैं कि भारत ग्रीन हाउस गैस को उत्पादन कम कर देगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? ये उसका अर्थ ही नहीं है। उसका अर्थ है जितना एमिशन उतना एब्जॉर्ब। तो ये सब क्यों लक्ष्य हैं? ये सब क्या लक्ष्य हैं? तो ये लक्ष्य को तो जान लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि साथियों जब हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं गैर जीवाश्म ईंधनों से, और मतलब जब भी ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, जब बिजली का उत्पादन करेंगे हम लोग या प्रति एकांक जीडीपी से CO2 निकल रहा है, तो जब वो हमारे वायुमंडल में जाता है, CO2 हो गया, NO2 हो गया, CFC हो गए, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह CO2 होता है, इसीलिए कार्बन एमिशन कह देते हैं। जब एक ग्रीन हाउस हमारे वायुमंडल में जाता है तो यह वैश्विक तापन का कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हो रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का असर आप देख रहे हैं। ये जो इस बार क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव है कि स्वाइन फ्लू जो सर्दियों में आता था वो मानसून में आ गया है। इसका ही परिणाम है कि अत्यधिक बारिश तो कहीं अत्यधिक सूखा, गर्मी भी उतनी तो ठंडी भी उतनी। पहले ऐसा नहीं था, गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तो ठंडी थोड़ी कम थी, ठंडी ज़्यादा रहती थी तो गर्मी थोड़ी कम थी। अब चरम जलवायु घटनाओं की आवृत्ति और उनकी तीव्रता दोनों बढ़ रही है। तो ऐसे में ये 5 लक्ष्य तय किए गए हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन न हो, और उस उत्सर्जन नहीं होगा तो वैश्विक तापन नहीं होगा, और वैश्विक तापन नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, और जलवायु परिवर्तन नहीं रहेगा तो हमारी माता प्रकृति बची रहेगी जिसके हम संतान हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग अपनी माता को छलनी छेद कर रहे हैं। हमें रोकना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अब चलते हैं दूसरे खबर की ओर। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अब तक अधिकतम 305 रुपए क्विंटल का उचित और लाभकारी मूल्य स्वीकृत किया गया है। उचित एवं लाभकारी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं FRP। यह गन्ना के लिए जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है प्रश्न, FRP किसके लिए? तो गन्ना के लिए। अभी ये जो FRP है इस वर्ष कितना है? 2022-23 के लिए 305 रुपए है। वर्ष 2022-23 के लिए गन्ना का प्रति क्विंटल दाम कितना है? तो ये प्रति क्विंटल है 305 रुपए है। तो ये इसको जरा समझते हैं। तो इसमें एक देखो, इसमें जो रहते हैं चीनी मिल होते हैं, चीनी मिल,
और एक तरफ होते हैं हमारे गन्ना किसान, एक तरफ हमारे होते हैं गन्ना किसान होते हैं। ये जो गन्ना किसान है साथियों, ये अपना गन्ना जाकर बेचते हैं चीनी मिल को, और ये चीनी मिल ही FRP कीमत में गन्ने को लेंगे, किससे? किसानों से। तो FRP पर गन्ना कौन खरीदता है? ध्यान रखिए साथियों, धान की जो खरीदी होती है वह पैक्स करती है, प्राथमिक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां करती हैं जमीनी स्तर पर। फिर उसमें स्टेट वेयर हाउसिंग कंपनी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कंपनी, FCI, न जाने कितनी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें खरीदी कौन करेगा? तो चीनी मिल करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। FRP कौन घोषित करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति FRP घोषित करती है। ये मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं होता है। तो यह गणना करना कि FRP कितना होना चाहिए, उनके तो बस की बात ही नहीं है। बस वो निर्णय ले सकते हैं होना चाहिए या नहीं। तो कौन गणना करता है? गणना करता है CACP। ये कौन है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर कृषि एवं लागत मूल्य आयोग इसका हिंदी नाम है। कृषि A फॉर एग्रीकल्चर है, एवं लागत मूल्य आयोग। लागत, यह आयोग जहां विद्वान लोग होते हैं, यह FRP की गणना करते हैं और उसकी सिफारिश कर देते हैं CCEA को। इसका पूरा प्रारूप है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका हिंदी नाम है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समिति। ये तो आप जान गए कि ये घोषित कैसे होगा, कौन खरीदेगा। FRP का मतलब उचित एवं लाभकारी मूल्य। इस वर्ष का कितना है? तो 305 है। तो आइए देखते हैं ये कैसे गणना करता है, कौन कौन सा आधार बनाता है और कौन कौन सा सूत्र है। तो सबसे पहले A2 की गणना की जाती है। A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब है किसान, इसके लिए बीज, अभी मानो इसमें गन्ना में बीज रोपण होता है तो बीज होगा। अगर कोई अन्य फसल है, मानो MSP है, तो गणना MSP और FRP की एक जैसे ही होती है। तो जब किसान बीज के लिए, अभी गन्ना में बीज नहीं होगा, बाकी फसल धान में तो होएगा, तो बीज के लिए, दवाइयों के लिए, दवाइयों नहीं लिखते, दवाइयां गलत है, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या? तो उर्वरक लिख लेते हैं। और उर्वरक के बाद कीटनाशक हो गए, शाकनाशी हो गए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं कीटनाशक, शाकनाशी हो गए, और मजदूर का वेतन हो गया, मजदूर का वेतन हो गया, और अन्य लागत जो भी उसको लगता है तो उसको कहते हैं A2। आगे है FL। FL का मतलब है फैमिली लेबर। आप जानते हैं गाँव में पूरा का पूरा परिवार खेतों में जाता है, पूरा का पूरा परिवार खेतों में जाता है। तो और भी जो उसके मेंबर होते हैं उनकी कमाई को कौन जोड़ेगा? आमतौर पर नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि अभी मेरे पिताजी, अभी हम लोग खेती कर रहे हैं तो मेरे बड़े भाई साहब और मैं, मेरे पिताजी काम करने गए। अब उस लाभ को हम लोग ने 3 लोगों का लागत लगा है, लेकिन जोड़ते हैं एक ही का। तो ये प्रच्छिन्न बेरोजगारी जो व्याप्त है, तो इसमें और भी जो मेंबर जो अवैतनिक हैं, जो अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक, अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की आय का या जो उन्होंने किया है उसका भी लागत जोड़ा जाता है। और इस तरीके से फिर जो FRP होगा, इसमें C2 की भी गणना की जाती है। C2 का मतलब है कि जो ये आपका, C2 का जो मतलब है आपका कि ये जो आपका जमीन है, अगर आप लीज पर लिए हुए हैं किसी से किराए पर, तो आप रेंट देंगे, तो उस रेंट को भी यहाँ जोड़ा जाता है। और अगर आपकी अपनी ही जमीन है तब भी उसका ब्याज जोड़ा जाएगा। अब अपनी जमीन का ब्याज क्यों जोड़ा जाएगा, ये तो समझने की बात है। अगर उस जमीन पे आप फसल नहीं उगाते और उस जमीन पे आप अगर बिल्डिंग होती या किसी को देते, तो वहाँ से तो आपको कुछ न कुछ आवक होती। तो इसीलिए जमीन चाहे अपनी हो या चाहे किराए पर ली गई हो, उस
उसकी भी लागत जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से तो C2 क्या है कि जमीन का जो किराया है, किराया या फिर ब्याज के साथ में A2 प्लस FL, तो C2 में ये दोनों भी जुड़ते हैं और वह जमीन जो मेरी है या नहीं भी है तो उसका ब्याज या किराया कितना होगा उसको जोड़ना है, किससे, तो A2 और FL से, तो आता है C2। अब इस तरीके से MSP निकाला जाता है, दोनों एक ही तरीके से निकाला जाता है इसीलिए बता रहे हैं। अभी जब MSP निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा, C2 MSP आ गया, लेकिन स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था, किसान आंदोलन में किसकी मांग कर रहे थे, 1.5 गुना MSP की, तो ये तो C2 हो गया। इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या, 50% C2, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 C2, ये 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 गुना हो गया। और ऐसे ही FRP निकाल दिया जाता है। इस वर्ष जो गन्ने का FRP है ये आप देख रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। MSP का यह सूत्र है, MSP के इस सूत्र को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। MSP बराबर C2 प्लस 50% C2, और C2 क्या है, तो C2 ये आप देख रहे हैं, जमीन किराया ऑब्लिक ब्याज प्लस A2 प्लस FL क्या है, फैमिली लेबर है, अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक है। A2 क्या है, उसकी जो भी लागत लगती है, दवाइयों में, बीज में, उर्वरक में, मजदूर लागत में, सिंचाई में, बिजली में, उन सबको जोड़ा जाता है। और जो यहाँ छूट जाता है उसको डाल दिया जाता है कहाँ, तो यहाँ पर एक किराए विराए में। अभी आपकी ट्रैक्टर है, वो जो ट्रैक्टर है उसकी एक आयु होती है, तो धीरे धीरे उसकी भी लागत है तो उसको भी यहाँ जोड़ते हैं। तो ये C2 कैसे आएगा, A2 प्लस FL प्लस जमीन किराया या ब्याज, तो ये आपका C2 आ जाएगा। इस तरीके से MSP या FRP निकाल लिया जाता है। और साथियों अभी देखोगे तो जो चीनी मिल होते हैं किसानों से गन्ना खरीदते हैं, लेकिन ये जो चीनी मिल होते थे ये चीनी की जब बिक्री करते थे तो औने पौने दाम में करते थे, प्रतिस्पर्धा के कारण, और कभी कभी बहुत ही कम दाम में कर देते थे। अब क्या, पैसा ही नहीं है, और जब इनके पास पैसा नहीं है तो ये किसानों को कैसे पैसा देंगे। ये तो बड़े लोग हैं ना, सस्टेन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ये बेचारा गरीब किसान कैसे करेगा जब उसका भुगतान लंबित हो जाएगा। तो सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों को बोला कि अब आपसे जो प्राइस हम बताएंगे उस प्राइस से आप कम नहीं बेच सकते। ध्यान रखिए, जो प्राइस अब हम बता देंगे उससे ऊपर ही बेचना पड़ेगा। इससे कम बेचते हो फिर आपके पास खुद पैसा नहीं होता है, फिर आप किसानों को देते नहीं हो, फिर वो आंदोलन करते हैं, परेशानी हमको है। तो अब जो हम कीमत बताएंगे उसी में आपको बेचना पड़ेगा। तो किसान मिलों के लिए MSP जारी की गई, लेकिन इस वाले MSP से ये अलग है। ये क्या है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये। जबकि ये क्या है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, विक्रय वाला मूल्य है। तो दोनों MSP में ध्यान रखिएगा। अभी जब ये सरकार ने MSP की घोषणा करना शुरू किया है तब से किसान भी फायदे में है और तब से हमारे चीनी मिल भी फायदे में है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग चीनी के सबसे बड़े उत्पादन करता है, और सबसे अधिक उत्पादन होने से किसानों को आय की प्राप्ति हो रही है और मिलों को भी हो रही है। और हम लोग विश्व के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो निर्यात करने से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, व्यापार घाटा कम होता है। साथ में साथियों जो गन्ना होता है तो जब चीनी बनता है तो वहाँ से मोलेसिस यानी कि शीरा भी निकलता है, तो उस शीरे से एथेनॉल बनाया जा रहा है। आप जानते हैं एथेनॉल बनाया जा रहा है। और E20 पॉलिसी भी है जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना है। अब मिक्स तो कर ले लेकिन एथेनॉल तो चाहिए ना। एथेनॉल कहाँ से मिलेगा, तो इस गन्ने के पेराई से मिलेगा। अब एथेनॉल क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि जब एथेनॉल के साथ पेट्रोल होगा और जब वो इंजन कार्य करेगा तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन भी धीरे धीरे कम होगा। सतत विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये आप देख रहे होंगे, गन्ना को लेकर सावधान रहिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कई सारे तथ्य
तथ्य हैं, इनको अच्छे से बारीकी से धीरे धीरे पढ़िए। आगे देख रहे हैं तो ये कौन है, ये नैन्सी जी हैं। नैन्सी जी, कोरोना वायरस चल रहा है इसीलिए मुंह नहीं दिख रहा होगा। नैन्सी जी है, नैन्सी पेलोसी हैं ये, नैन्सी पेलोसी हैं, नैन्सी पेलोसी जी हैं ये। और ये जो नैन्सी पेलोसी जी हैं अभी ये ताइवान गई हुई हैं, और ये ताइवान गई हुई हैं। और जानते हैं आप ताइवान को चाइना वन चीन पॉलिसी के तहत अपने अंडर में मानता है, और वो कहता है कि आप ताइवान से कोई संबंध नहीं रख सकते क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है। आपको उससे जो भी बात करनी है, वहाँ जाना है तो पहले आप हमसे कांटेक्ट करिए। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, वहाँ चला गया, चीन को सीधे सीधे चुनौती। अब चीन ने भी धमकी दे दी है कि अगर कुछ भी हम कार्यवाही करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँच सकता है। ऐसे वक्त में भारत को सावधान रहना पड़ेगा। चीन ने शुरू भी कर दिया है, ताइवान के चारों तरफ वो अपने मिलिट्री शक्ति का प्रदर्शन करने लगा है, मिलिट्री ड्रिल हो रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। तो स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। आगे क्या इसके घटनाक्रम होते हैं उसको भी धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे, लेकिन यह घटना विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण होने वाला है, यह बात तो तय है। तो इस पर नजर आप लोग बनाए रखिएगा। आगे देखते हैं, ये तो कुछ सैन्य अभ्यास है, इसको आप देख लीजिएगा। अभ्यास पिच ब्लैक है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 16 देश भाग लेते हैं और भारत 2018 से इसमें भाग ले रहा है। भारत और जो ऑस्ट्रेलिया होते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास में भी साथ रहते हैं। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में 4 देश होते हैं। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें 4 देश होते हैं, एक तो भारत ऑस्ट्रेलिया हो गए और जापान और अमेरिका हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के 2 सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक में दोनों साथ रहते हैं और मालाबार में भी दोनों साथ रहते हैं। मालाबार भारत का पश्चिमी तट है, केरल वाला विशेष रूप से। विनबैक सैन्य अभ्यास किसके बीच में, तो भारत और वियतनाम के बीच में। कल हम लोगों ने पढ़ा था अल नजा, जो एक थल सेना अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में। एक था ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज आप देख रहे हैं तो वायुसेना का था। और एक क्या था, नसीम अल बहर, याद है ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर। ईस्टर्न ब्रिज ये वायुसेना वाला है और नसीम अल बहर, ये तीनों सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होती है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। आइए देख लेते हैं, ये देख रहे हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है। कहाँ चल रहा है, तो बर्मिंघम में चल रहा है। बर्मिंघम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। और वहाँ खिलाड़ी अपने अपने पदक जीत रहे हैं अपने अपने खेल में, तो इसको भी लेकर बने रहिएगा। भारत के अभी तक टोटल 13 पदक हो चुके हैं, 5 स्वर्ण है, 5 रजक हैं और 3 कांस्य हैं। कल हमारे बैडमिंटन टीम ने पूर्व स्वर्ण पदक जीता है, ये बैडमिंटन टीम देख रहे हैं, उसके खिलाड़ी ये आपको यहाँ पर आ रहा होगा। ये देख रहे हैं साथियान, ज्ञान शेखर हैं, शरद कमल हैं, हरमीत देसाई, इन्होंने बैडमिंटन वाले हैं। और हम लोगों ने लॉन टेनिस में, लॉन बॉल्स में भी हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये आप देख रहे हैं तो ये विकास ठाकुर जी हैं, इन्होंने भार उत्तोलक में अपना जीत हासिल किया हुआ है। और हमारी जो बैडमिंटन मिश्रित टीम थी दुर्भाग्यवश मलेशिया से हार गई और उसको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिकी घटना के श्रृंखला में फिर से मिलेंगे।